तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले अपन देख रहे थे कि फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो अभी अपन देख रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि कभी कभी केस में क्या होता है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट में दोनों हो सकते हैं, लायबिलिटी कंपोनेंट भी हो सकते हैं, इक्विटी कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो अपन ये तीन केस देखते हैं, जैसे इरिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट विद मैंडेटरी इंस्ट्रूमेंट। मींस अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इरिडीमेबल है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अपना रेगुलर पेएबल है। तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्विटी हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट अमाउंट फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन फिर नेक्स्ट केस है अपना रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि अपना जो प्रिंसिपल है वो रिडीम होगा, लेकिन जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो इश्यूअर के ऑप्शन के पास है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में अपना प्रिंसिपल फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्विटी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर। तो उसका क्या है कि जब अपन रिडीम करते टाइम अपने ऑप्शन रहेगा, या तो कैश दिया जा सकता है या शेयर इशू हुआ जा सकता है। तो इसके लिए अपन देखना पड़ेगा कि जो कन्वर्जन का ऑप्शन है वो कैसे है, उसका कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो इसके पास अपने पास ऑप्शन आता है सेपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे पहले देखेंगे कि अगर अपना प्रिंसिपल इरिडीमेबल रहेगा और इंटरेस्ट मैंडेटरी रहेगा, तो उसका अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे होगा डिवाइड बाय मार्केट रेट ऑफ रिटर्न होगा, वो अपना लायबिलिटी कंपोनेंट होगा। सपोज अपना हम लोग पे कर रहे हैं 8% के हिसाब से और मार्केट रेट 12% के हिसाब से, तो ऊपर में 8% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे और नीचे में 12% के हिसाब से कैलकुलेट करके रखेंगे। एंड जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो अपना इक्विटी कंपोनेंट हो जाएगा। फॉर द बीइंग यहाँ पे देखिए, जैसे 8% है यहाँ पे और 12% यहाँ पे, तो 12 लाख का अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 8 लाख इसमें लायबिलिटी कंपोनेंट हो गया। और बाकी का जो टोटल अमाउंट है हम लोग का लोन अमाउंट में से जो बाकी का अमाउंट जो बच गया 4 लाख, ये अपना इक्विटी कंपोनेंट हो गया। इसी तरह अपना नेक्स्ट केस आता है जिसमें जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिडीमेबल रहेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो इश्यूअर के ऑप्शन होगा। मींस कि इंटरेस्ट अपना नॉन मैंडेटरी रहेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट रिसीव होगा वो हो गया, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे रिडीमेबल प्रिंसिपल का, ठीक है। तो अपना जो प्रिंसिपल का रिडीमेबल का प्रेजेंट वैल्यू होगा उसको माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट अपना इक्विटी निकल जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड केस जिसमें ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू होगा, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो हम लोग को मिलेगा, उसके बाद जो इंटरेस्ट पे करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट जो पे करेंगे उसको मार्केट रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, और बाकी बैलेंस जो होगा वो इक्विटी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे क्या है, इंटरेस्ट का अपना प्रेजेंट वैल्यू निकाले हैं और एन्युटी से कैलकुलेट कर दिए हैं, और ये प्रेजेंट वैल्यू जो रिडीमेबल था थर्ड ईयर में उसको कैलकुलेट कर दिए हैं, ठीक है। और अगर प्रीमियम पे ऑप्शन होगा तो उसको प्रीमियम पे करके जो पेएबल अमाउंट है उसके ऊपर इक्विटी कंपोनेंट अपना निकल जाएगा। फिर अपने पास नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो अपना जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 हेड्स में होता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, थर्ड वन इज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को अपन लास्ट में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक जितना भी रिसीवेबल्स है इन शॉर्ट टर्म, लाइक डेटर्स, रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल बॉन्ड्स, रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि अपना ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर है। तो अपन अब डेट इंस्ट्रूमेंट, तो डेट इंस्ट्रूमेंट में भी अपन तीन तरीके से अपन इसका क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट करते हैं। तो पहला है कि अमोर्टाइजेशन मेथड, दूसरा एफबीओसीआई एंड थर्ड वन इज एफबीटीपीएल। तो बिजनेस मॉडल वन अपना अमोर्टाइज कॉस्ट हो गया। तो इफ एनी फाइनेंशियल एसेट टू बी क्लासिफाइड अंडर द देन फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड, द एंटिटी इन ट्रांजिशन टू होल्ड टिल मैच्योरिटी। अमोर्टाइज में कब डालेंगे, जब तक ये मैच्योरिटी तक अपना होल्ड करेगा, उसके बाद जो कैश फ्लो होगा वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही करेगा। और कंडीशन ऑफ सीसीएफसी मींस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लेने को कैश फ्लो रिसीव होगा। ये तीनों सैटिस्फाई होगा तब अपन अमोर्टाइज कॉस्ट डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन ही, अगर किसी केस में क्या होता है कि जैसे लॉस होने लगता है तो मैच्योरिटी में ना होल्ड करके उसे पहले भी बेच सकता है, तो उस केस में भी अपना बीएम होल्ड लगेगा। फिर नेक्स्ट है बीएम एफबीओसीआई। तो इस केस में क्या है कि वो अपना मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करेगा,
लेकिन जो इंटरेस्ट है जब तक होल्ड करेगा तब तक मिलेगा। तो इस केस में जीसीएफसी का भी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस केस में अपन क्या होगा कि जो BM2 लगेगा, देन BM3, जो BM1 और BM2 में नहीं है उसमें BM3 में आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल एक बार देखते हैं BM1 इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, PSC लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट, ETC, इस सबको BM1 में डालेंगे। BM2 जो रिप्लेसमेंट एसेट्स के लिए है, लाइक सपोज हम लोग डिवेंचर रिडीम करने के लिए कुछ रखे हुए हैं साइड आउट करके फंड, उसको कहीं इन्वेस्ट किए हैं, उसको एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम लोग सेल करेंगे, तो उस सब काइंड ऑफ को कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज BM3, जैसे डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, फ्लोटिंग रेट, इन्वेस्टमेंट, ETC। नेक्स्ट आता है अपने पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में भी अपने पास दो सिनेरियो हैं, ये ट्रेडिंग के लिए है या फिर ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो अगर ट्रेडिंग के लिए है तो ट्रेडिंग के लिए अपना प्रॉफिट लॉस होगा तो उसमें FVTPA लगाएंगे। अगर होल्डिंग के लिए मतलब लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए रखेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो उसमें FVOCI करेंगे। ठीक है, एंड जो थर्ड वन है जी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में अपन क्या करेंगे, हमेशा FVTPA लगाते हैं। नेक्स्ट है अपना मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें फाइनेंशियल एसेट्स है तो उनका दो टाइम अपना फाइनेंशियल एसेट्स का मेजरमेंट करते हैं। पहला इनिशियल कब करते हैं, इनिशियल जब अपन एक्वायर किए उस समय, एंड सब्सिक्वेंट एट द बैलेंस शीट डेट या एट द ईयर एंड। ठीक है, तो डेटर पहले डेट इंस्ट्रूमेंट का देखते हैं तो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में, तो अमोर्टाइजेशन कब लगाते हैं, जो अपना होल्डिंग मैच्योरिटी होता है। तो अपने पास दो सिचुएशन हो सकता है, जो इंटरेस्ट रेट है वो या तो मार्केट रेट रहेगा या फिर मार्केट रेट से कम रहेगा। तो जब मार्केट रेट रहेगा तो उस समय अपन को ट्रांजैक्शन प्राइस निकालेंगे। तो ट्रांजैक्शन प्राइस और इनिशियल रिकॉग्निशन अपन ट्रांजैक्शन प्राइस पे करेंगे। तो ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकालेंगे, तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो ओरिजिनल इन्वेस्टेड मनी है, सपोज हम लोगों ने 10 लाख का एफडी कराया प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट अपने को लग गए, सपोज 10,000, तो 10 लाख 10,000 माइनस रिकवरी, कुछ अपने को कुछ अमाउंट मिल गया 500-600 तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इट मीन ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो अपने निकालेंगे एंड उसके अपना इनिशियल मेजरमेंट हो जाएगा एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के टाइम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में अपने को इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, जैसे अपन IRR निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। तो फाइनल में क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ ईयर में एट द बैलेंस शीट डेट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के टाइम फाइनल व्यू क्या रहेगा, अपना ट्रांजैक्शन प्राइस प्लस इंटरेस्ट एट IRR माइनस एक्चुअल कलेक्शन। तो अमोर्टाइजेशन टेबल जब बनाएंगे तो अपने को ये काम रहेगा। जब सपोज ये ट्रांजैक्शन प्राइस अपना 10 लाख है, ईयर में अपन कुछ ट्रांसफर किए 10,000, सपोज एक्चुअल कलेक्शन उस समय का था एट द इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग 1,000। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे अपन इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लोन गिवन बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड, 10 लाख का लोन दिया है, इंटरेस्ट का रेट है 10%, टर्म है 3 ईयर, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नो फीस। इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, तो जो अपना 10 लाख है यही अपना ट्रांजैक्शन प्राइस भी हो जाएगा। अज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट एट मार्केट रेट प्रिपेयर लोन अकाउंट बाय अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड। तो लोन अकाउंट हमने को बनाना है। तो लोन अकाउंट बनाएंगे कैसे, अपन देखेंगे फर्स्ट ईयर में बैंक में आया 10 लाख, बैंक में फिर 10% का इंटरेस्ट रेट था तो 1 लाख आया, फिर बैलेंस शीट 10 लाख बचा, फिर एट द ईयर एंड इन लोगों ने बैंक में डायरेक्ट 11 लाख पेमेंट कर दिया। ठीक है, सेम एग्जांपल के थ्रू इसमें देखते हैं, अगर 20,000 रुपया अपन प्रोसेसिंग फी है एंड 10 ट्रांजैक्शन कॉस्ट 20,000 है और 10,000 प्रोसेसिंग फी है। तो प्रोसेसिंग फी रिकवरी है तो ट्रांजैक्शन प्राइस अपना निकल गया। फिर उसके बाद ईआरआर निकाल लेंगे, जैसे 1 लाख अपना है, थर्ड ईयर में 11 लाख। तो अपन यहाँ पे देख रहे थे कि कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। तो 1 लाख अपना फर्स्ट ईयर में गया, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अकॉर्डिंग अपना निकालेंगे, फिर जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग अपना निकालेंगे, फिर ईआरआर कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ईआरआर से अकॉर्डिंग जो अपना एक्चुअल पेमेंट है जो जाएगा और ईआरआर से डिव कर करके और जो बैलेंस अमाउंट है लास्ट ईयर का अपना जो पेमेंट है लास्ट ईयर का पेमेंट ये अपना यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर होकर चला जाएगा। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट आते हैं। पहला था एट मार्केट टर्म्स, नेक्स्ट है ऑफ मार्केट टर्म्स। ऑफ मार्केट टर्म्स में क्या हो गया कि अपना इंटरेस्ट रेट से कम है। तो इसमें अपन देखेंगे कि फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर
तो फेयर वैल्यू अपना निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट मार्केट रेट। तो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग देखेंगे जो भी अपना कैश फ्लो है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है अपना जो डिफरेंस आएगा तो देखेंगे कि अपन क्या रिलेटेड है। अगर प्रीपेड रिलेटेड है तो ये अपना प्रीपेड एक्सपेंस की तरह दिखा देंगे, और अगर अपना इक्विटी में है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है तो इक्विटी में दिखाएंगे। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करेंगे, फिर जैसे लास्ट में करते थे। देखिए जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, लोन इवेंट टू लिमिटेड 10 लाख लोन दिया है, 3 ट्रांजैक्शन कॉस्ट 20,000 है, 300 है, एक्चुअल रेट 10% है, मार्केट रेट 12% है, मतलब मार्केट रेट से कम रेट में मिला है। तो डिलिमिटेड ही सब्सिडियरी ऑफ डिलिमिटेड, तो मतलब अगर अपन सब्सिडियरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये अपना इक्विटी में चला जाएगा, क्योंकि ये प्रीपेड नहीं है। प्रीपेड मींस क्या हो सकता है, जैसे स्टाफ लोन है, फिर लीज डिपॉजिट के लोअर रेट ईटीसी ये सब चला जाएगा। तो इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो अपना ईयर 1 में अपना 1 लाख 11 लाख 10% इन्वेस्ट था। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मार्केट रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, जैसे हम बोले थे कि फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, मार्केट रेट निकालेंगे। तो मार्केट रेट यहां पे हमने निकाला, फिर प्रेजेंट वैल्यू इसके कैलकुलेट किया जो 9,52,200 आया। फिर इसके बाद अपन ट्रांजैक्शन प्राइस डिफरेंस जो है 10 लाख प्लस 20,000, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन प्राइस से कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन प्राइस माइनस जो डिफरेंस है वो अपना या तो इक्विटी कंपोनेंट होगा या लायबिलिटी कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, अपन लायबिलिटी कंपोनेंट नहीं रख के इक्विटी कंपोनेंट रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपना इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी हुआ है। फिर अपन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करेंगे, तो इसके लिए अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेंगे। जो ओपनिंग बैलेंस है ये अपना एज पर जो आईआरआर है, ये अपना जो रेट है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, और मार्केट रेट से जो आएगा उसके करेंगे, और कैश फ्लो निकलेगा, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, उसके बाद सेम एंट्री ऐसे ही पास हो जाएगा। सेम एंट्री 3 साल के लिए पास हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ इन केस ऑफ स्टाफ लोन है, तो स्टाफ लोन में यहाँ पे लायबिलिटी कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पे लायबिलिटी कंपोनेंट ना होगा, प्रीपेड एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया। ठीक है। फिर अपना पहला हो गया कि जो अमोर्टाइजेशन था। नेक्स्ट हो गया एफबीओसीआई। तो इसमें क्या करेंगे, फाइनेंशियल एसेट जो हम लोग का इनिशियल रिकॉग्निशन ट्रांजैक्शन प्राइस पे होगा, एंड जो एक्चुअल इनकम है वो अपना पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अगर कुछ इनकम फाइनेंशियल एसेट में है तो मार्क आईआर कंसीडर और मार्केट रेट यहाँ पे नहीं करेंगे, तो अपना एक्चुअल रेट है। मतलब अगर 10% रेट पे अपन लिए तो 10% पे ही अपन दिखा देंगे। ठीक है। और बैलेंस शीट डेट के दिन फेयर वैल्यू करेंगे, और फ्लक्चुएशन जो होगा एवरी गेन हुआ, एवरी गेन को अपन एफबीओसीआई में एवरी गेन को एफबीओसीआई रिजर्व में अपन दिखा देंगे। ठीक है। फिर अगर फेयर वैल्यू डिक्रीज होगा तो फेयर वैल्यू लॉस कर देंगे, और सेल जब होगा तो सीआई रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। ठीक है। ये अपना इसको क्या बोलते हैं, ये रिसाइकलेबल होता है, मतलब ये इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो अपना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में है उसमें जो एफबीआई है वो एफबीओसीआई है, वो एफबीओसीआई का बैलेंस एफबीओसीआई में वो नॉन रिसाइकलेबल होता है। फिर अपना डेट इंस्ट्रूमेंट जिसमें थर्ड वन है, तो इसमें भी इनिशियल रिकॉग्निशन इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे, नहीं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करेंगे। तो सपोज अपना 10 लाख है तो 10 लाख ही दिखाएंगे, 20,000 और 10,000 ये सब अपना नहीं करेंगे इसको कंसीडर। और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा उसको डायरेक्ट अपन पीएल में डाल देंगे। ठीक है। और इंटरेस्ट जो रिसीव होगा उसको पीएल में निकालेंगे, एवरी गेन जो होगा उसको अपना पीएल में दिखाएंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको भी अपना पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर अपने पास नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो देखिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर ट्रेडिंग के लिए मतलब 12 महीने में अपन इसको सेल करेंगे या डिस्पोज करेंगे तो अपना एफबीपीएल में जाएगा, और अगर नॉट फॉर ट्रेडिंग है तो एफबीपीएल या एफबीओसीआई जिसमें डालना है वो डालेंगे। तो एफबीपीएल में डालेंगे तो परचेज प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड पीएल में जाएगा, और जो बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यूएशन करेंगे, मतलब अपना सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन था ना अपना पढ़े थे, तो ये अपना देखेंगे, और इसको हमेशा फेयर वैल्यू पे करेंगे, और फेयर वैल्यू जो गेन लॉस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एफबीओसीआई, तो इसमें पीएल में ना डाल के एफबीओसीआई में डाल देंगे, और यहाँ पे जो है रिकॉग्निशन ट्रांजैक्शन प्राइस पे होगा। मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब जो अपना था कि परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस कुछ अगर जो फी रिसीव हुआ है वो, और डिविडेंड कुछ जो रिसीव हुआ है वो अपना पीएल में ही जाएगा। लेकिन जो अगर एफबी गेन है तो वो अपना फिर एफबीओसीआई में चला जाएगा। ठीक है।
फिर इसमें भी फाइनेंशियल एसेट्स में दो तरीके से, जैसे अपन कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक मार्केट में सेल करते हैं तो दो तरीके से होता है, या तो ट्रेडेड मतलब कि जिस दिन अपन शेयर खरीद बिक्री कर रहे हैं उसी दिन अपना बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, या जिस दिन उनका एक्चुअली डेट सेटल हो रहा है उस दिन, जैसे T+2 हो रहा है तो ट्रेड की है तो 2 दिन बाद अपना डिमेट में जो पैसा आता है तो अपन दो तरीके से इसका अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ट्रेड अकाउंटिंग मतलब जिस दिन एक्चुअली चलती है उसी दिन अगर किए हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अपन उसके लिए देखते हैं